नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं और आपकी दुआओं से निश्चित रूप से इसको हम पूरी करेंगे। आने वाले फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती, रीट, मुख्य परीक्षा, उसमें भी करंट अफेयर है। एलडीसी, पीटीआई, सभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है और मैं अक्सर कहता रहता हूँ आपको कि इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप मंथली मैगजीन आप इसकी पढ़ते रहिए, जैसे क्रोनोलॉजी है, 2 महीने से मुमल आती है, इनका वार्षिकांक है। डेली न्यूज़पेपर पे थोड़ी नज़र डालते हैं तो उससे भी तैयार हो जाता है, मगर उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। कुछ न्यूज़ वगैरह भी आप सुन सकते हैं। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। और ये जो क्लास है इसमें भारत और विश्व का जुलाई का मैंने लिया है और इसमें अपने जैसे ये फर्स्ट ग्रेड के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान जी के आएगा तो उसके लिए ये उपयोगी फ़िलहाल नहीं है, उनकी आगे आ जाएगी। थंबनेल के ऊपर में लिखा रहेगा क्लास 1, क्लास 2, जहाँ राजस्थान का आएगा उस पर राजस्थान लिखा रहेगा, भारत और विश्व तो भारत और विश्व लिखा रहेगा। तो शुरू करते हैं हम। और हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि जहाँ कहीं भी मान लो इजराइल का नाम आया, जर्मनी का नाम आया, तो उनको हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए, तो अंगुलियों के ऊपर आपको याद हो जाए, एग्ज़ाम में आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। तो डेली करंट अफेयर की रहेगी तो अपन महीना 1.5 महीने में जो है पीछे का साल भर का अपन कवर कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि एक 1-1.5 घंटे की बड़ी क्लास लाएं जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जाए, मगर उसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है बनाने में भी। तो फिर शुरुआत इससे कर दी है छोटी क्लास से। और आज 2 बड़े उत्सव भी हैं। मुहर्रम है, उसके लिए सभी को मुबारकबाद, सभी मुस्लिम भाइयों को, विद्यार्थियों को। और विश्व आदिवासी दिवस भी है आज। तो चलिए इंशाअल्लाह इसको हम पूरा करेंगे इस सीरीज को। G7 सम्मेलन 2022। तो G7 का मतलब क्या हो गया? G मतलब ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप 7 यानी पहले इसमें 8 देश हुआ करते थे, विश्व के जो 8 विकसित देश है वो, मगर रूस को इससे बाहर कर दिया। रूस थोड़ा हमला करता रहता ना, उस हिसाब से। तो अब G7 में इसका सम्मेलन जो अभी हुआ 2022 का जर्मनी में हुआ। अब मैप में भी आपको जर्मनी दिखा देंगे। जर्मनी की राजधानी जो है वो है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन। जर्मनी के चांसलर पहले एंजेला मर्केल हुआ करती थी, महिला थी, अब वो चेंज हो गई है, अब है ओलाफ स्कोल्ज। नाम याद रखो, ठीक है, नहीं तो बस ये जर्मनी। G7 देखो, G मतलब ग्रुप और यहाँ आप G से जर्मन याद रख लेना, ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। G7 कहाँ? G ग्रुप, जर्मनी। आगे G7 में अब नाम से पता है 7 है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा कौन सा देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में आपको भारत भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना भारत इसमें शामिल नहीं है सदस्य के रूप में। अब है कौन कौन? तो देखो, अमेरिका तो आपको पता ही, अमेरिका तो होगा ही होगा। रूस भी हालांकि इसके मुकाबले का देश है, पर रूस को बाहर कर दिया था। अब अमेरिका के बाद में यूरोप वाले देशों को देख लो, जैसे ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और इटली, ठीक है, तो ये यूरोप के हो गए। अब अमेरिका का पड़ोसी कनाडा और अब जापान। तो इस प्रकार से ये जो 7 देश है वो इसके सदस्य है। भारत इसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में, भले सदस्य नहीं हो, ये जितने भी संगठन है ना सदस्य नहीं होते तो अतिथियों को भी बुलाते हैं, तो अतिथि राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ और मोदी जी ने इसमें भाग लिया। अब मुख्य मुद्दा देखो, एक तो पर्यावरण तो रहना ही है, आतंकवाद रहना है, मगर अभी इनसे भी ज़्यादा गर्म क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध, तो ये इसका मुख्य मुद्दा रहा। मोदी जी आते वक्त, आपको पता ही विदेश यात्रा तो बहुत करते हैं, तो आते वक्त सीधे फिर बाहर थोड़ी आने वाले थे वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर गए। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर हम मैप में इन चीज़ों को देखेंगे और रिवीजन करवा देंगे। तो G7 कहाँ हुआ? G मतलब जर्मनी, जर्मनी में हुआ। कितने देश है? 7 देश है। कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा, 2 तो पड़ोसी, फिर यूरोप के इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये हो गए। फिर इसमें एक जापान हो गया और एक कौन सा रहा? जर्मनी खुद, जहाँ पे हुआ। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब पड़ोसी है, और ब्रिटेन, चारों ही। और इन चारों यूरोप में इनकी मुख्य भूमिकाएं, पहला विश्व युद्ध देख लो, दूसरा विश्व युद्ध देख लो, इन्हीं के बाहर पूरी घटनाएं घूमी। तो क्लियर हो गया G7। अब चलते हैं आगे, क्योंकि
बात कही है ना कि अंगुलियों पे याद करवाना है। आपके कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं कि वीडियो सुनते सुनते याद हो जाता है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में समझौता। इजराइल देखो एक छोटा सा देश है, कहते हैं ना राजस्थान पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इजराइल से 17 गुना बड़ा, ऐसे पढ़ते हो ना आप जीके में। छोटा सा देश है मगर विकसित है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ यहूदी धर्म के लोग मुख्यतः है जो पहले विश्व में जगह जगह फैले हुए थे। 1949 में एक जगह इकट्ठे होकर एक देश के रूप में संगठित हुए। और इजराइल जो है वो तकनीक में इतना आगे है कि सिंचाई के मामले में आप देखते हैं प्लेन वगैरह जो है वो है, अभी वो पेगासस आपने सुना, हर मामले में ये काफ़ी चीज़ों में आगे है बड़े बड़े देशों से। और आगे भी होने का एक वजह ये भी रही है कि यूरोपीय देशों ने, अमेरिका आदि ने इसको तकनीकी मदद भी की है समय समय पर। तो UAE और इजराइल इनके बीच में समझौता हुआ। ये थोड़ी बड़ी बात इसलिए है कि इजराइल सामान्यतः है, फिलिस्तीन इसके पड़ोस में है, तो जो मुस्लिम आबादी वाले देश है उससे इसकी तनातनी रहती है। मगर अब समय बदल रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता और प्रयासों से इजराइल ने UAE के साथ में समझौता किया है। कौन सा? मुक्त व्यापार। मुक्त मतलब ओपन, ठीक है। अब मुक्त है, ये मुफ्त नहीं है, फोगट नहीं है, मुफ्त। मुक्त मतलब ओपन, यानी व्यापार में बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई है और टैक्स जो टैरिफ ट्रेड है वो कम कर दिया गया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम कर दिया गया है। इजराइल का किसी अरब देश के साथ पहला समझौता है। अरब कंट्रीज जो है, अरब देश है, उसमें UAE भी एक देश है। तो ये पहला समझौता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ समझौता किया। मुक्त व्यापार का प्रश्न बन सकता ना। ओके, तो इजराइल ने किसके साथ किया? UAE। देखो E और इधर भी E, UAE, ठीक है, आप ऐसे जोड़ सकते हो। अब सुरक्षा परिषद, UNO का नाम आपने सुना है, जानते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो अंग है उसमें महासभा है, इसी प्रकार से एक सुरक्षा परिषद भी है जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 तो परमानेंट है जो शुरू से ही बने हुए हैं, 10 अस्थायी है जो 2-2 सालों के लिए बनते हैं। उसमें भी है जैसे 2 साल के लिए बने 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 साल बाद और 5 बने, 1 साल बाद फिर 1 साल, मतलब इनका कार्यकाल होता है पूरा, इस हिसाब से वो चलता रहता है। तो 10 तो वह स्थायी रहते हैं। तो कुल 15 सदस्य है जिसमें से 5 है स्थायी और 10 है अस्थायी, जो सिर्फ 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्लियर? अब ये जो 10 अस्थायी है उसमें से 5 सदस्य 2 वर्षों के लिए, फिर अगले 5 सदस्य और 2 वर्षों के लिए, ऐसे ये चलता रहता है। जैसे राज्यसभा में होता है ना हर 2-2 साल से, वैसे इसके लिए चुनाव कैसे होता है? महासभा, यानी जो जनरल असेंबली है ना जिसमें UNO के 193 देशों के सदस्य आके बैठते हैं वहाँ, तो उसका 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 128, 193 का 2/3 128। ये 128 सदस्य हाँ भर देते हैं, वो चुने जाते हैं इसमें। हाल ही में, अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से माल्टा, मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड। अब ये देश देखो, ये तो अफ्रीकी देश है। जापान एक बहुत विकसित तकनीकी देश, इक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड, ये भी आपको पता है वो काले धन के लिए जाना जाता था ना कि काला धन भारतीयों ने वहाँ जमा करा रखा है। तो ये स्विट्ज़रलैंड, तो ये 5 चुने गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में 5 सदस्य चुने गए, कौन सा उसमें नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो ट्रिक इसकी बनाई है मामा जाए स्विट्ज़रलैंड। देखो मामा जी है, जा भी सकते हैं, तो मामा, माँ मतलब माल्टा, माँ मतलब मोजाम्बिक, मामा या मामो, मामो याद रख लो, मामो जी, मामो, मामो जाए, जा मतलब जापान, ए मतलब जाई या जाए इक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड, तो मामा जाए स्विट्ज़रलैंड। तो ये 5 सदस्य है, माँ माल्टा। और वैसे अपने माल्टा, किन्नू याद है ना, मोजा, मामा जी मोजा लाने के लिए, माल्टा लाने के लिए जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, जाए जापान, इक्वाडोर। कैसे भी याद रखना, 5 सदस्यों का थोड़ा दिमाग में रखना। यह सदस्य जनवरी 2023 से, यानी अभी चल रहा है अगस्त, आपकी परीक्षाएं हो जाएगी, उसके बाद ये कार्यभार संभाल लेंगे कि परीक्षा में आ गया प्रश्न, सही कर दिया, अब ठीक है।
तो जनवरी 23 से संभालेंगे, अभी नियुक्ति हो गई है। भारत भी इसका सदस्य था अभी, और दिसंबर 2022 में अभी 2 साल पूरे हो जाएंगे अस्थायी सदस्य को, यानी 2 साल पहले बना था और अब पूरे हो रहे हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, रूस। अब देखो स्थायी में देखो अमेरिका ताकतवर है, यूएनओ का होल एंड सोल वहीं पे इसके ऑफिस है। रूस के इसके मुकाबले का 2 तो ये हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये 5 ही वीटो पावर वाले हैं, याद रखना वीटो पावर है। किसी एक ने भी कह दिया ना मैं मना करता हूँ, तो वो प्रस्ताव चारों का वहीं अटक जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ बहुमत है, 3 ने कहा, वो नहीं है, वीटो यानी सिर्फ एक व्यक्ति ने, रूस ने सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है। तो क्लियर हो गई बात आपके? क्या क्लियर हुई? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 है, जिसमें से 5 तो स्थायी है जब बना था तब से। अब भारत कह रहा है, ब्राज़ील कह रहा है, जापान कह रहा है कि हमें भी स्थायी में लो। हम भी अब वो बात नहीं रही पहले वाली, अब ताकतवर बन गए हैं। तो 10 अस्थायी है, वो राज्य करने के लिए मान लो 2-2 साल। तो भारत अभी अस्थायी से पूरा होने वाला, 5 नए बने हैं, वो मामो जाए स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे आपको बता दूं, प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल, जैसे अभी एक अमृत टेस्ट सीरीज़, राजस्थान अध्ययन का सारांश 1500 क्वेश्चन में कंप्लीट, राजस्थान की किताबों का फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़, नोट्स वगैरह, कुछ वीडियो क्लासेज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं। यूएनओ में आधिकारिक भाषाएं भी है 6, याद रखना। देखो यूएनओ 3 दूनी 6। ठीक है, अब 5 स्थायी सदस्य के हिसाब से देखो, रूस स्थायी है, फ्रेंच स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन स्थायी सदस्य है, चीन स्थायी सदस्य है। तो 4 तो उनके हिसाब से। अब अमेरिका की कोई अलग से है नहीं। अब अरबी और स्पेनिश, ये 2 और याद रख लेना, क्योंकि देखो अमेरिका और ब्रिटेन की तो एक ही भाषा है अंग्रेजी, हालांकि स्पोकन अलग अलग है अमेरिकन और ब्रिटिश। तो 4 तो उन देशों के हिसाब से याद रख लेना। चीन की है मंडारिन भाषा, ध्यान में होगा आपका, चीन की जो भाषा है ना उसको मंडारिन बोलते हैं। तो इस अरबी और स्पेनिश, ये 2 और याद रखना। तो 6 है आधिकारिक भाषाएं, और कामकाजी भाषाएं जो वो 2 ही, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य 193 है। तो ये बेसिक चीज़ें भी कवर हो गई और करंट अफेयर के हिसाब से भी कवर हो गया। अब है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। हम इसकी तस्वीर भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, फिर तस्वीरों से रिवीजन हो जाएगा आपके। महारानी एलिजाबेथ, देखो एलिजाबेथ नाम से जो है ये अपने जब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भी ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ, वो थी प्रथम। उसके बाद में कई और आई। ठीक है, फिर क्रांति के समय विक्टोरिया थी। कैसे याद रहेगा? क्रांति में विक्ट्री, वी बनाते ना चिन्ह से, वी मतलब विक्ट्री, जीत गए, अंग्रेज जीते थे, सीधी सी बात है क्रांति में। तो उस समय विक्टोरिया थी, ट्रिक से याद रह जाएगा। बेथ मारवाड़ी में कहते हैं बाथेड़ा करना जानते हो क्या? किसी से माथा पौड़ी करना, बाथेड़ा, माथा पची। तो क्रांति क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो एक माथा पची सी थी, वो बाथेड़ा टाइप का सा था। यह 96 वर्ष की है। ठीक है, और फ्रांस के राजा लुई 14वां, याद है क्या आपको? लुई 14वां का कथन है मैं ही राज्य हूँ, आपने कहीं पढ़ा होगा। लुई 16वां के समय फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, जिसमें एक नारा लगा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो भारतीय भी संविधान में भी आदर्श के रूप में माना गया है। और फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई बास्टिल डे, 20 जून टेनिस कोर्ट की शपथ, कुछ याद आ रहा होगा आपको अगर हिस्ट्री के आप विद्यार्थी है तो लुई 16वें के बाद विश्व के सबसे लंबे समय तक गद्दी संभालने वाली दूसरी शासिका, मतलब लुई 16वां था अब तक, अब ये बन गई है। ठीक है, यानी 2 नंबर पे लुई 16वां चला गया, 1 नंबर यानी विश्व में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक गद्दी को संभाला है। ठीक है, 1953 में ताज पहना था। सोचो, साथ वाले पेड़ ही गिर गए इनके, तो पेड़ वृक्ष ही गिर गए। और इसकी परदादी थी विक्टोरिया, 18 के क्रांति के समय दादी की फिर वो परदादी, सरदादी, गड़दादी हैं, ऐसे होता होगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो क्लियर हो गया वो। अभी कौन है? एलिजाबेथ। ठीक है, कौन सी? सेकंड, है ना। ये भी अभी देखो 96 वर्ष की उम्र में
सत्ता संभाल रही है, बाथेड़ा कर रही है, याद रह जाएगा आपको। अब है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स, वैसे ब्रिक का मतलब तो ईंट होता है, तो BRIC, पहले ब्रिक की था, फिर एस और लग गया इसमें, ब्रिक्स। इसका आयोजन वर्चुअल, अब देखो आजकल तो कोरोना के बाद में वर्चुअल भी है ना और ठीक लगने लग गया है कि कौन खर्चा करेगा, वहाँ जाएगा आएगा ना, और अपने भी पढ़ाई ये वर्चुअल रूप से ही हो रही है। देखो तो वर्चुअल रूप से चीन की अध्यक्षता में, ये देखो मैंने रेड भी कर दिया है, आप कहेंगे इसकी PDF टेलीग्राम पे अभी इस वीडियो के तुरंत बाद भेज देंगे, ठीक है। तो चीन की अध्यक्षता में किया गया, तो ये आपको याद रखना है, चीन, ब्रिक्स चीन, ठीक है, चीनी ब्रिक्स, चीनी ईंट। यह 14वां शिखर सम्मेलन था, ये भी आपको याद रखना है, दो चीज़। 13वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी पिछले साल, वर्चुअल, ठीक है। इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए, भी आपको फोटो भी दिखाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है। रूस, देखो कौन कौन है, ब्राज़ील कौन सा, ब्राज़ील कॉफ़ी कोको वाला, दक्षिणी अमेरिका वाला। ब्राज़ील का नाम लेते आपको डीजे वाला गाना याद आता होगा, ब्राज़ील ला 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 वो। फिर R मतलब रशिया, रूस, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, और S यानी साउथ अफ्रीका। 13वां शिखर सम्मेलन हो गया, चीन का हो गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के मोदी जी, अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ठीक है, रामाफोसा, और ब्राज़ील के जायरे बोल्सोनारो, ठीक है, बोल्सोनारो, ठीक है, बोल्सोनारो ने भाग लिया। तो ब्रिक्स में ये 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, 5 देश शामिल है। तो प्रश्न देखो यहाँ से भी बनता है, कौन सा शामिल है, कहाँ सम्मेलन हुआ, अध्यक्षता चीन ने की, वर्चुअल, कहाँ तो नहीं आएगा, अध्यक्षता किसने की, ठीक है। 14वां था, ओके। आगे देखते हैं, खुशगुल झील, झील है खुशगुल, यह मंगोलिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मंगोलिया चीन के ऊपर वाली साइड में, उत्तर साइड में एक देश है। यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के लिए चुना गया, इसलिए न्यूज में आ गई और क्वेश्चन बन सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। अरब देश है कतर, राजधानी है इसकी दोहा, ठीक है। विदेश में रहते हैं ना, जैसे यहाँ से कहीं जाते हैं सऊदी अरब, किसी के दुबई, किसी के मान लो कतर, मेरे पिताजी कतर रहे हुए कुछ समय, तो हमारा नहीं, हमारे नाम है इसका, हमार हवाई अड्डा। हमार हवाई अड्डा जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अब हम आगे भारत वाला पढ़ें, उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको मैप के माध्यम से और देख लेंगे, ताकि आपके क्या चीज़ें एकदम ईजी रह जाएं। देखो रिवीजन कर लेते हैं। G7, जी मतलब जर्मनी में, वह 7 देश है इसमें, क्लियर। इजराइल का E और UAE, इनके बीच में समझौता हुआ है। आगे हम देखें, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य बने हैं, यहाँ अस्थायी, आप याद रख लेना, 5 अस्थायी बने हैं। तो मामो जाए स्विट्ज़रलैंड, तो माल्टा, मोजाम्बिक, जापान, ए मतलब इक्वाडोर, ने डोर मतलब दरवाज़ा, मामा जाते हैं दरवाजे से जाएंगे ना, इक्वाडोर, और फिर स्विट्ज़रलैंड। और इसमें ब्रिटेन की एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में, मतलब चीन ने अध्यक्षता की और 14वां था, 5 है और खुशगुल इसमें है। तो याद हो गया ना, कोई ज़्यादा नहीं है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था। अब देखो इसमें हम इसको देखते हैं, वो मैप के माध्यम से और देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। देखो ये तो है एलिजाबेथ, देखो समय समय की बात है, जैसे ये वर्तमान में है, ठीक है, अभी की स्थिति है। एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की, और ये जब बनी थी उस समय की बात है, ठीक है। अब हम आगे लेते हैं, ये आपके समझ में आ रहा होगा, चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, ब्रिक्स 10 और 4 14, 14वां। ये इसके सदस्य देश है, ये इसके सदस्य देश है, ठीक है। यहाँ पे देखो साउथ अफ्रीका, सिरिल रामाफोसा, ये शी जिनपिंग चाइना, ये ब्राज़ील बोल्सोनारो, ये पुतिन, और ये मोदी जी। ब्रिक्स 2022 चाइना, अध्यक्षता चाइना ने की। तो ऐसे आप देख लेते हो ना, तो आप भूलोगे नहीं, याद रह जाएगा आपको। अब आपको यहाँ पे मैप जो है ये किस लिए आया है, ये यूरोप के कंट्रीज़ है कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूरोप कंट्रीज़ में जैसे G7 का आया था, तो G7 आया, तो आपके ध्यान में रहें
कि जर्मनी में हुआ जी। अब जर्मनी कहाँ है जी बताओ, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रांस, ठीक है, ये है यूके। देखो फ्रांस ब्रिटेन है ना पड़ोस में, ये बीच में इंग्लिश चैनल, इसको तैर के पार करते हैं, भक्ति शर्मा आपने पढ़ा होगा। और ये है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी फ्रांस पड़ोस में ही है और इनके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत हुई है। ये ब्रिटेन है, ये आइसलैंड। अब जर्मनी फ्रांस, इटली, ये इटली है नीचे। तो देखो जर्मनी, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन, इटली पड़ोस पड़ोस में है ना, ये 4 ही देश मुख्यतः जो है वो बीच में रहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड भी है, अभी आया था ना मामा जाए स्विट्ज़रलैंड, तो ये बना है उसका। तो ये 4 ये देश हो गए। ये स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं, जैसे कहते हैं ना मध्य रात्रि में सूर्य का देश, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की ओर है। नॉर्वे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो एकदम ऊपर की ओर है इसका, जैसे देखो ये, तो इस वजह से मध्य रात्रि में सूर्य का देश इसको बोलते हैं। ये रूस है और ये यूक्रेन है, अभी लड़ाई चल रही है ना दोनों के बीच में, तो इस हिसाब से है। अब ये इज़राइल का नाम आप सुनते हैं, छोटा सा देश है, गाजा पट्टी, फ़िलिस्तीन। तो ये इज़राइल के पड़ोसी देश आप देख लो, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आपके। इज़राइल के जो पड़ोसी देश है वो देखो आप, जैसे इज़राइल, देखो ये वाइट वाला इज़राइल है, ठीक है, ये वाला। और इधर जैसे जॉर्डन, सऊदी अरब, सऊदी अरब से आपको आइडिया लग जाएगा। इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र नाम आपने सुना है ना, मिस्र पिरामिडों वाला मिस्र, नील नदी, मिस्र की सभ्यता। तो ये मिस्र के पड़ोस में एक देश है, उसके यहाँ पे ये है इज़राइल, ठीक है। अमान, ये इराक, इराक से थोड़ा सा आगे। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। यहीं पर देखो जैसे ये वेस्ट बैंक, ये जेरूसलम, ये गाजा, ये जॉर्डन, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे हम वर्ल्ड मैप को देखें। अब एक नाम आया था मंगोलिया, खुशगुल झील, तो ये मंगोलिया है। ये लैंड लॉक मतलब चारों ओर से भू आवेष्टित, मतलब समुद्र कहीं नहीं लगता इसके, जैसे बाकी का समुद्र लगता है। तो ये चाइना है, येलो कलर वाला, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर फिर रूस है। इधर ये कजाकिस्तान है, भारत इसमें थोड़ा सा देखो, जैसे भारत का फिर नीचे की तरफ आ जाएगा चाइना के इधर, ये यहाँ पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये इधर ईरान, तो ये भारत वाला हिस्सा, तो मंगोलिया। और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई से समझौता किया है किसने, इज़राइल ने। सऊदी अरब आपने देखा था, इज़राइल के भी थोड़ा साइड में था। ये कतर है, कतर का भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात है, अबू धाबी, ये कुछ इसके दुबई देश, इसमें ओमान, ठीक है। ये जो है यूएनओ का लोगो है, यूनाइटेड नेशन। ये पत्तियां है बाली उसको, ये विश्व का नक्शा गोल घेरे में दिखाया गया है। और इसके बाद हम बात करें तो ये यूएनओ की महासभा है, देखो कितनी आलीशान शानदार है ना। और ये वर्ल्ड का मैप में अगर हम देखें इन्हीं चीज़ों को, तो आपके और ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो थोड़ा अनुमान लगता रहेगा। जैसे ये मंगोलिया यहाँ हमने देखा, फिर ये सऊदी अरब, ये इराक, देखो भारत के बाद में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये इजिप्ट, मिस्र है। तो हमने देखा था ना कि ये इज़राइल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बहुत छोटा सा, जैसे ये बिंदी मतलब डॉट रखें इतना ही। आपके थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो जॉर्डन, इजिप्ट, यहाँ पे है इज़राइल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये समझौता हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके इससे थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा रिवीजन की दृष्टि से। अब हम देख लेते हैं भारत वाला घटनाक्रम कुछ, और क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। राष्ट्रपति चुनाव, इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बना दिया था, मगर फिर भी यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं हम। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में रहे, ठीक है। चुनाव के हिसाब से भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव, देखो राष्ट्रपति का चुनाव था 16वां, क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो 2 बार रह गए, तो 52 से 57, 57 से 62, इसलिए व्यक्ति की दृष्टि से तो एक पीछे चल रहा है और चुनाव की दृष्टि से एक आगे चल रहा है, क्योंकि 52 में भी हुए, 57 में भी हुए। तो चुनाव थे 16वें, और व्यक्ति की दृष्टि से ये बनी है द्रौपदी मुर्मू 15वीं, ठीक है, क्लियर। तो ये आप ध्यान में रख लेना। अब राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, अभी जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को एनडीए बोलते हैं, या राजग, उसे उम्मीदवार बने। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा, जो पहले भाजपा में ही थे, अब तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष ये बने। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 50 समर्थक, 50 तो प्रस्तावक और 50 समर्थक, 100 आदमी चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ लें, ठीक है, इतने समर्थन करें। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के प्रस्तावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो प्रस्तावक थे ना, प्रस्तावकों में, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है। जैसे सरपंच के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, जैसे मुझे भी मौका मिला 1.5-2 साल पहले बीकानेर ज़िले में चुनाव करवाए, तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया। एमएलए और है इसमें एसडीएम जो होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो होते हैं। एमपी और में जिला कलेक्टर्स है, वो होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाई, वो निभाई राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, ये याद रखना, पीसी मोदी, ठीक है, ये आईएएस अधिकारी ही होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 और 55 में, वैसे 52 से शुरू हो जाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 62 के अनुसार 62 तक है, और 63 में फिर उपराज्यपाल है का चुनाव निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही, ये नहीं कि कार्यकाल पूरा हो गया फिर कराएंगे आराम से, ऐसा नहीं है, पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इससे होता ही है। एक आपको और बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड में जो राजनीति विज्ञान का जीके वाले पार्ट में जो टॉपिक है, जिसमें लगभग 10 से 1 टॉपिक है, उनकी वीडियो क्लास भी हमारे मित्र और रिश्तेदार जो राजनीति विज्ञान की व्याख्या था, उन्होंने लगा दी है यस गुरु ऐप पे, तो आप जो है वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10 क्लासेज है, मॉक टेस्ट है, उनकी पीडीएफ है, उसमें पूरा बताया है, कंप्लीट बताया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति, उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय वगैरह जितना भी टॉपिक में, वो आनुपातिक पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना दोनों ये तो है ही, उनके साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित, देखो दोबारा लिखा है केवल निर्वाचित, मतलब मनोनीत नहीं, निर्वाचित, क्योंकि मनोनीत वो तो मतलब फिर जनता का आवाज़ नहीं हुआ ना। तो विधानसभा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना। जीके के हिसाब से क्वेश्चन तैयार हो गया ये। आगे राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। देखो, राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। और विधान परिषद, जान गए ना, एक तो होती विधानसभा, एक होती विधान परिषद। अब राजस्थान में नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है भारत में, तो उसके सदस्य भी भाग नहीं ले सकते। क्लियर। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, लोकसभा में 543 सदस्य थे, राज्यसभा के 233 सदस्य थे, क्योंकि इसमें 2 मनोनीत और इसमें 12 मनोनीत, वो भाग ले नहीं सकते। और कुल विधायक ये हो गए, और विधायकों के मतों का मूल्य ये हो गया, सांसदों का ये हो गया, कुल ये हो गया। तो इतना तो भले ही मत याद रखना, मगर ये चीज़ 2 ज़रूर याद रखना, और रखो तो 1086 है, ये कुल संख्या याद रख लेना। अब आ जाते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू के बारे में। इसका मैंने अलग 5-7 मिनट का लगाया था, फिर भी आप रिवीजन कर लो। 15वीं राष्ट्रपति चुनाव, 16वें, दूसरी महिला, क्योंकि पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रही है। प्रथम आदिवासी महिला, सबसे युवा राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट, युवा बाकी की तुलना में, ठीक है। 64 वर्ष उम्र है। नीलम संजय रेड्डी थे अब तक, रेड्डी ना, एकदम रेड्डी, तैयार हो गए रेड्डी, ये थे। मगर अब जो द्रौपदी मुर्मू है वो उनसे भी छोटी है। सुनने में है कि 1 दिन का अंतर है, या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया, राजग उम्मीदवार थे। कुल वोट ये मिले इनको, देखो 5, 7, 7, 7, 7, 7। संख्या कल को पूछ भी ले तो इजी है, पूछा जा सकता है। 5.43 लाख वोटों की आवश्यकता थी। यशवंत सिन्हा को 261 मिले। 25 जुलाई को NV रमन्ना, इन्होंने पद की शपथ दिला दी है। अब तो मुर्मू ओडिशा के, संथाल जनजाति से ओडिशा के, और जन्म ओडिशा में हुआ, मयूरभंज में, ऊपरबेड़ा में। और पहले देखो पार्षद से शुरुआत की, एकदम वार्ड मेंबर, फिर MLA, फिर मंत्री,
फिर राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति। और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक गरीब परिवार में, आदिवासी घर में जन्म ली हुई एक महिला भारत की राष्ट्रपति बन गई है। एक झोंपड़ी में जन्म लेने वाला गरीब लड़का जो नदी को भी तैर कर पार करता था, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि शक्ति जनता के बीच है, जनता चाहे तो बना सकती है। तो विधायक और मंत्री, इन्होंने झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला, पहली महिला झारखंड की। 10 करोड़ आदिवासी है, 20 जून 2022 को जन्मदिन मनाया। मत का, ये इंपॉर्टेंट है, सांसद के मत का मूल्य 700 है। अब पहले 708 होता था, जम्मू कश्मीर के कारण अब ये है। राजस्थान के मत का मूल्य 129। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व के शीर्ष 3 राष्ट्र। नवीकरणीय क्या है? जैसे सौर ऊर्जा वापस काम में लिया जा सके। तो 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चीन प्रथम पर है, 136 गीगावाट। देखो किलोवाट, मेगावाट, फिर गीगावाट। अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे स्थान पर है। धीरे धीरे फर्स्ट पे भी आ जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में पहले उत्तराखंड में की थी, अब बेंगलुरु में की है 27,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा बेस, जैसे रेलवे, रिंग रोड, विद्युतीकरण, रेलवे लाइन आदि का शिलान्यास किया है। अग्निपथ है ना, अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना के बारे में आपने पढ़ा, काफ़ी विवादों में रही, विरोध भी हुए और भी हुए। योजना क्या है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि सशस्त्र बलों में सेवा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को इस योजना पर मंजूरी दी। देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए, अगर क्वेश्चन आए तो इस टाइप का कुछ आ सकता है, कितने, 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सेवा की अनुमति दी जाएगी और इनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर याद रखना। इनके लिए अलग से रैंक बनाई जाएगी। प्रत्येक बैच में 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर, मतलब फिर आगे परमानेंट कर दिया जाएगा 25% को। आयु सीमा देखो, जैसा कि जो आया उस समय उसके हिसाब से है ये। अब कोई और संशोधन हो गया तो जानकारी नहीं है भाई, अगले मंथ में या अगले वीडियो में पता लग जाएगा। आयु सीमा 17.5 से 21। वेतन पहले वर्ष में 30,000, फिर दूसरे 33, तीसरे साल 36,500, फिर 40,000। लास्ट वाले साल वेतन शानदार मिलने लगा 40 इतने में, फिर वहाँ से सेवा से हटा दिया जाएगा। 25% को परमानेंट किया जाएगा। 4 साल बाद रिटायर होगा तो देखो ये बढ़िया है, 11 लाख का सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। आयकर से मुक्त, अब आयकर लग जाए तो फिर 20-30% तो उधर चला गया ना, तो आयकर से मुक्त। पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा, ये जीवन बीमा भी होगा अगर कोई इंजरी हो जाए। सेवा काल में शहीद हो जाए तो ये इतने रुपए देखो गिन लो बाप, है ना, 1 करोड़ है ये। और वर्तमान में 46,000 पद और निकट भविष्य में 1.25 लाख पद जो वो भर्ती होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर कंपटीशन एग्जाम से देखें तो जैसे नाम है या कुछ और कोई बन सकता है। भारत की जीवन प्रत्याशा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब संभावित जीवन कितना होता है, औसत व्यक्ति की आयु कितनी मानी गई है। अब 100 साल है ना, वो पुराने ज़माने की बात है, ठीक है। तो हालांकि ये बढ़ रही है, पुराना का मतलब ये नहीं कि वो बहुत पुराने की बात है। अब आप सोचो कि 50 साल पहले ज़्यादा थी या 40 साल पहले ज़्यादा थी, वैसा नहीं है, अब बढ़ी है पहले की बजाय, बीच में कम सी थी। तो वर्तमान में 69.7 यानी लगभग 70 वर्ष औसत आयु है। कोई 100 जी गया तो कोई 30 पे मर गया, ऐसे एवरेज। तो ये 69.7 याद रखना, 697 याद रखना इसको। वैश्विक औसत 72 है, मतलब उससे कम है भारत की। सर्वाधिक दिल्ली में है। अब ये सारी भले ही मत याद रखना, 75.29 राज्यों में केरल आ गया, या केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सबसे कम छत्तीसगढ़ में है 65, ठीक है। तो डाटा में केवल आप ये ज़रूर याद रखना और कम ज़्यादा याद रख लेना। फिर राजस्थान का भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में पूरी 69 है, भारत में 69.7 है। और पुरुष और महिला की आप थोड़ा ध्यान में रहें तो देखो, पुरुष की 66 और महिला की 71। देखो ये भी है, महिलाएं ज़्यादा जीती है ना। आप देखते हैं ना कई बार कई परिवारों में कि दादाजी चले गए, दादी अभी है, नाना जी चले गए, नानी है। तो ये है ही संयोग नहीं, बल्कि एक है, मतलब जीवन जो प्रतिरोधकता है, क्षमता है, उस हिसाब से। राष्ट्रीय खेल नीति, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस नीति को लॉन्च किया है। ये खेल नीति मतलब उससे संबंधित है, ये अंतरिक्ष, आसमान, वायु से संबंधित।
उद्देश्य है गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, डाइविंग, जानते हो ना डाइविंग, हवा में बेस जंपिंग, ऊंचाई से कूदना वगैरह, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। भारत गौरव ट्रेन, ये किसके लिए है? आध्यात्मिक, नाम है ना भारत गौरव, तो भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो विरासत है उससे लोग परिचित हो सके। भारत और नेपाल के बीच में भी इसका परिचालन हो रहा है। हरियाणा ने देखो इजराइल से एक अलग समझौता किया है जल प्रबंधन को लेकर, ताकि मैंने कहा ना सिंचाई के मामले में बूंद बूंद सिंचाई योजना, ड्रिप प्रणाली, वो सब इजराइल की देन है। गुजराती भाषा का एक समाचार आता है मुंबई समाचार, देखो नाम तो है मुंबई, भाषा है गुजराती। 200 वर्ष पूरे हो गए, तो ये एक बड़ी है। तो 12वीं शताब्दी महोत्सव का आयोजन मुंबई में, इसकी 12वीं नहीं है, दूसरी होगा शताब्दी, मतलब 100 साल हो गए ना, तो दूसरी शताब्दी मतलब 200 वर्ष पूरे हो गए इसको। तो मोदी जी ने भी भाग लिया और फरदीन जी ने इसको 1822 में निकाला था। तो थोड़ा मुंबई समाचार याद रख लेना, किस भाषा में? गुजराती में, जिसने हाल ही में 200 वर्ष पूरे किए मुंबई समाचार, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो गुजराती में है। हिमाचल प्रदेश में देखो अलग से ही ड्रोन। अब ड्रोन का नाम आते ही ये लगता है कि वो शादी ब्याह में उड़ता ना ड्रोन की, वही होता होगा। वो नहीं, अभी आपने देखा होगा अखबार में, अमेरिका ने ड्रोन से, यानी बड़ा भी तो होता है ना, हवाई जहाज की तरह काम में लेता है, और ड्रोन से वो आतंकवादी को मार गिराया था ना, बालकनी में टहल रहा था, तो ड्रोन से उसने छोड़ा वो हथियार, और तो ड्रोन उड़ाने की नीति तैयार की, और ये नीति तैयार करने वाला प्रथम राज्य है। ड्रोन उड़ाने की भी एक नीति तैयार की है, क्योंकि अब आजकल ड्रोन का भी खतरा हो गया है, और ड्रोन काम भी आता है। दिल्ली हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला, हाइड्रो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो साभार अंतर्राष्ट्रीय कॉर्नोलॉजी जुलाई 2022, और आप इस PDF से यहाँ पे टच करके हमारे जो ऑनलाइन लिंक है टेलीग्राम, यस गुरु, यूट्यूब, उनको टच कर सकते हैं। PDF को यहाँ टच करते ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है ये PDF प्राप्त कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल। धन्यवाद। बीच में देखो राजस्थान GK भी आता रहेगा, उस पर थंबनेल पे लिखा रहेगा, वो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के काम आएगा, और ये बाकी भारत फिर सम्मान पुरस्कार इंडिया लेवल के वो सभी में काम आएंगे।